यस। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज की हमारी हेडिंग होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो भी थोड़ा बहुत बचा सेक्शन है वो आपको मैं जब भी हमारा लास्ट जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपके नेमिंग रिएक्शंस आएंगी या कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज आएगी उसको डिस्कस में कर दूंगा। बाकी आपका जो एडिशन है तीनों सेक्शन खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और बच्चों आपका यहाँ पे जो फ्री रेडिकल एडिशन था फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होती है बच्चों सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ठीक है, सेकंड कैटेगरी हमारी है जीओसी सेकंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था, फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा था, तो उसी तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तीनों केस के। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूशन का तीन पार्ट थे, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल कैटेगराइज किए थे बच्चों, बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक पार्ट था आपका आयोनिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में, और दूसरा पार्ट था आपका रेडिकल्स वाला। ठीक है, रेडिकल्स। तो जो आयनिक वाले सेक्शन में दो आपके सेक्शन आए थे, इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मैंने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और रेडिकल्स वाले सेक्शन में तो एक ही दिखेगा आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कुछ कॉमन पार्ट है जिसपे मैं बात करेंगे, जिसपे रूल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उन सब पे डिस्कशन करेंगे, और कितनी कैटेगरीज हैं, कितने टाइप्स। और इसको फिनिश करने के बाद हम इलिमिनेशन की तरफ जाएंगे। देन उसके बाद बच्चों आएगा आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, और उसके बाद करेंगे हम लोग नेमिंग रिएक्शंस। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फिनिश। ठीक है, तो बहुत क्लोज हम चल रहे हैं, तो करते हैं यहाँ से हम लोग स्टार्ट। कि सबसे पहले बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम डिफाइन कैसे करें। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं एक सिंपल स्टेटमेंट से डिफाइन कर देता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। यस, मान के चलो हमारे पास एक कंपाउंड है आर, और इसके साथ प्रेजेंट है बच्चों एक ग्रुप है एलजी। एलजी मतलब इट इज ए लीविंग ग्रुप। ठीक है, दिस इज एक्चुअली ए लीविंग ग्रुप। ठीक है, लीविंग ग्रुप, और यही बेटा मेन सबस्ट्रेट है। ठीक है, यही आपका मेन सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है। इसके सामने बच्चों एक आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल रिएक्शन में क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बेटा स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। ठीक है, और ये जो एलजी होगा ये आपका वीक होगा। ठीक है, वीक। बट ध्यान दो कि जो अटैकिंग स्पीसीज, दिस न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग स्पीसीज। तो जो अटैकिंग स्पीसीज है और जो यहाँ से लिविंग ग्रुप जो दिख रहा है, बोथ आर द न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ये दोनों के दोनों आपके कैसे होंगे, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होंगे। मतलब ये जो एलजी लिविंग ग्रुप और बेटा ये जो अटैकिंग स्पीसीज है, तो मेन सबस्ट्रेट के पास जो प्रेजेंट होगा एक ग्रुप, वो बाहर जाएगा, वो भी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। ठीक है, दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होंगे, दोनों दोनों न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। बट जो अटैक करेगा वो स्ट्रांग होगा। मैं सब बताऊंगा स्ट्रांग कैसे है, वीक कैसे है, सारे आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, है ना, टेंशन मत लो। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद बच्चों यहाँ से बनेगा आरएनयू। ये आपका हो गया यहाँ से एडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं मेन प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा। और प्लस यहाँ से उल्टा जो लिविंग ग्रुप है वो एलजी माइनस की फॉर्म में आपको सॉल्वेंट के साथ देखने को मिलेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। मैं एक बार बताता हूँ आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जैक्टली मीन क्या है। ठीक है, जब कोई अटैकिंग स्पीसीज बच्चों अटैक करेगी, जो अटैकिंग स्पीसीज है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और जो मेन सबस्ट्रेट है उसका भी नेचर कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होना चाहिए। सभी को बात क्लियर हो रही है, दोनों न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर के हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसकी पोजीशन से, तो बन गया आरएनयू एक आपका प्रोडक्ट, बाकी आपका एलजी माइनस वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो सॉल्वेंट में चला गया। आपको बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सभी को समझ में आ रहा है, बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई है सभी को। यस,
नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा और अलग वर्ड में भी डिफाइन कर सकता हूं। द रिएक्शन इनिशिएट with attack of nucleophile, on given electrophile, so that leaving group can be removed, from it। ठीक है, जो आपको मेन कंपाउंड आपको दे रखा है सबस्टिट्यूट, वहां से आपका रिप्लेस हो जाए। ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा सा कैटेगराइज यहाँ पे कर देता हूँ कि जो हम इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ये आपकी जो कैटेगरी थी, फोर्थ कैटेगरी। आपको जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ाए थे ना, फोर्थ कैटेगरी कौन सी थी? न्यूट्रल वाली। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, और यहाँ से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन का हमारा प्रोसेस क्या होगा, तो वही है कि न्यूक्लियोफाइल सामने से स्ट्रॉन्ग आएगा और मेन रिएक्टेंट आपका वही RLG होगा, इसके ऊपर बेटा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप भी क्या होगा? वो भी न्यूक्लियोफिलिक in नेचर होगा। दोनों ही अटैकिंग स्पीसीज एंड मेन सबस्ट्रेट दोनों न्यूक्लियोफिलिक in नेचर होंगे, वो इस पे अटैक करेगा। यहाँ से LG बच्चों रिमूव हो जाएगा, तो लिविंग LG माइनस ले सकते हैं और बन गया यहाँ से आपका R के साथ आपका NU। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको कैटेगराइज किया है। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, वो मेन गिवन सबस्ट्रेट से, दोनों का नेचर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ वी विल कम इसके जो कैटेगरीज है, इसके जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो हमारी कैटेगरी है वो कौन कौन सी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड कैटेगरी आती है आपकी इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है SN1। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे SN2 के बारे में। नेक्स्ट बच्चों पढ़ेंगे तो SNI के बारे में। ठीक है, दिस इज इंटरनल या इंट्रा। ठीक है, ये SN2 और आपका SN1। यहाँ पे जो बन है, बन का मतलब है यूनिमोलिकुलर, इस बन का मतलब है यूनिमोलिकुलर। ठीक है, रेट के बेस पे आपको मैं डिफाइन करूंगा इसकी रेट इक्वेशन कैसे बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं SN2 का मतलब टू का मतलब क्या है? बाई मॉलिकुलर। ठीक है, बाई मॉलिकुलर। ठीक है, अच्छा, SN1 में जो बन दिख रहा है, बन का मतलब है यूनिमोलिकुलर, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो भी यूनिमोलिकुलर। तो रेट से हम डिफाइन करेंगे कि जो RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसके अंदर जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ वन मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वी विल कॉल यूनिमोलिकुलर। ठीक है, SN2 में क्या होगा? वहां पे वही सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दूसरे वीक न्यूक्लियोफाइल को आपका सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, मेन गिवन कंपाउंड और सबस्ट्रेट से। लेकिन वहां पे जब रेट निकालेंगे, रेट बेटा कहाँ से निकालते हैं? स्लो स्टेप से, जहां RDS मिलती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है स्लो स्टेप। तो वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? रेट जो होगा वो दो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, टू मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, तो वी विल कॉल इट बाई मॉलिकुलर। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा SNI। आई में आपका इंट्रा और इंटरनल भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंट्रा आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है उस पर करेंगे डिस्कशन। तो ये तीन सेक्शन है जहां पे हम लोग बात करेंगे कि बड़ा किस तरीके से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, जहां पे आपको कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे, मतलब SN1, SN2 और SNI से हम लोग बच्चों देखेंगे कि जो आपकी रिएक्शन है आपके एल्काइल हैलाइड के, रिएक्शंस हैं आपके अल्कोहल के, रिएक्शन है आपके ईथर के। ठीक है, ROR। तो इनकी जो रिएक्शंस हैं जनरली, इनके जो भी सब्स्टिट्यूशन होंगे, ठीक है, आप अगर बात करो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को लेके, RX को लेके, तो यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप कौन सा होगा? हैलाइड पार्ट। यहाँ पे कौन सा होगा? हाइड्रोक्सी पार्ट।
यहाँ पे कौन सा होगा, एल्कोक्सी पार्ट, ठीक है। तो इनका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर SN1 SN2 SNI के हेल्प से, ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर हमारी दो कैटेगरी होती है, इसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है बच्चों आपकी SNAR। SNAR का मतलब है कि जो एरोमेटिक, ठीक है, SNAR का मतलब क्या है, एरोमेटिक। तो जो एआर का मतलब बेटा एरोमेटिक, जहां पे आपको बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड मिलेंगे, राइट। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका बेंजाइल हैलाइड है कुछ इस तरीके से, ध्यान दो यहाँ पे हेलोजन लगा दिया मैंने, ठीक। तो ये जो हेलोजन है उसके पास आपके लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो लोन पेयर्स बच्चों अंदर क्या करेगा, वो रेजोनेंस करेगा। आपको पता है जब रेजोनेंस करेगा, बिकॉज जो हम प्रोटीक फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हेलोजन आपको दिख रहा है बीच में, तो उस केस में यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो उस केस में डबल बॉन्ड करेक्टर को तोड़ना मुश्किल होगा, तो इसलिए इसको हम लोग कभी भी SN1 SN2 SNI में नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, नेक्स्ट कैटेगरी में, इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर, SNAR के अंदर। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हेलोजन कैसे बाहर आ जाएगा, ईटिंग करेंगे, कौन कौन सी रिएजेंट हम डालेंगे, अल्कोहलिक केस डालेंगे, क्या डालेंगे, सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे। इनडायरेक्ट के अंदर एक कैटेगरी और आती है आपकी, जिसमें हम लोग बात करते हैं SNAE के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। हालांकि मैं इसको पढ़ाने वाला था अभी आपको, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। मैंने बोला था आपको, एक हेडिंग में डलवानी को बोली थी कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, उन कार्बोनाइल कंपाउंड में एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें एसिड एमाइड आता है, हैलाइड्स आते हैं, ईस्टर आते हैं, आपके एनहाइड्राइड आते हैं, उन सारे के सारे केसेस के अंदर, ठीक है, जब भी हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, उनके सामने जब भी हम न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, एडिशन। क्या होता है, पहले एडिशन होगा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन होता है। एडिशन देन एलिमिनेशन, ये दो सेक्शन है, एडिशन देन एलिमिनेशन होगा। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई हमारा आंसर किस तरीके से बनेगा। तो SNAE के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, एसिड मिलते हैं और एसिड के डेरिवेटिव्स मिलते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके डेरिवेटिव्स में एसिड एमाइड आ गया, आपका ईस्टर आ गया, आपका एनहाइड्राइड हो गया, वो सारे के सारे केसेस पढ़ेंगे हम लोग SNAE के अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से समराइज करता हूँ, सभी को दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए, बहुत ही इजी है, बिल्कुल दिमाग में बैठो। तो सबसे पहले बच्चों बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग स्पीसीज आएगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक मेन सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है आपका वीक न्यूक्लियोफाइल, उसको आपका सब्स्टिट्यूट करेगा, तो रिएक्शन वी विल कॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो दो सेक्शन है आपका, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करते हैं तो SN1 SN2 SNI। SN1 बेटा क्या है, वन का मतलब यूनिमोलिकुलर, जब रेट निकालेंगे अभी SN1 के अंदर, तो रेट बच्चों सिर्फ डिपेंड करेगा ओनली वन मॉलिक्यूल्स पे, देन वी विल कॉल न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड होगा बाई मॉलिकुलर, जहाँ पे 2 दिख रहा है SN2, तो 2 का मतलब बाई, जब रेट निकालेंगे हम लोग तो वहां पे आपका क्या होगा, वो जो रेट होगा दो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जहां पे RDS स्लो स्टेप होगी, इसलिए से बोलते हैं SN2। SNI में क्या होगा, SNI के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद आपका इंडायरेक्ट वाली कैटेगरी आएगी, तो इसके अंदर आपको SNAR पढ़ने को मिलेगा, और आपको यहाँ से मिलेगा SNAE। SNAR का मतलब है एरोमेटिक, जो बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उनके साथ हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। और दूसरा बच्चों आपका SNAE, ए का मतलब एडिशन, ई का मतलब एलिमिनेशन। एडिशन एंड एलिमिनेशन, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन कैसे होगा, कौन सी कैटेगरी आएंगी, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स, वो सारे के सारे SNAE के अंदर आएंगे। क्या ये आप सभी को बात आदत समझ में आ गई है, कंफर्म, क्लियर। अब चलने वाले इसके हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ, चलो। तो अब बच्चों लेते हैं हम लोग एक बहुत ही छोटा सा, यस बिल्कुल सभी लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार बेटा रिस्पॉन्स कर दीजिए। चलो देखो, अब यहाँ से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा, इसके अंदर पहले पढ़ना पड़ेगा मुझे लीविंग ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा बच्चों, लीविंग ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, LG के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और लिविंग ग्रुप को बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी से। किससे करते हैं डिफाइन, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, बेसिसिटी पढ़ी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ी है। बताओ बच्चों, बेसिसिटी हम लोगों ने पढ़ रखी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रखी है, तो अब आपको यहाँ पे जो पहले पढ़ रखा कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम गुड LG डिफाइन कैसे करें। तो गुड LG को डिफाइन करने के लिए कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा,
तो देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया आपका, यहाँ पे समझो ध्यान से पूरी की पूरी कहानी को, क्वेश्चंस बाद में आपसे बनने शुरू होंगे। ठीक है, ये RX लिया, यहाँ से आपका जो X है ये आपका यहाँ से लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इस ये न्यूक्लियोफाइल ने इसको आपका सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ से बन गया आंसर आपका RNU। ठीक है, और प्लस बन गया आपका X-। तो अब ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे होगी? तो ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे हुई होगी? पॉसिबल तब हुई होगी कि लिविंग ग्रुप का जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, जो लिविंग नेचर है फ्रॉम दी सबस्ट्रेट, जो लिविंग नेचर है फ्रॉम दी RX, X माइनस का, समझो RX में क्या देख रहा है? RX में देख रहा है आपको R पॉजिटिव पार्ट और यहाँ पे X माइनस पार्ट। तो जो X माइनस पार्ट जो है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका जितना बेटर लिविंग नेचर होगा फ्रॉम दी RX, तो जितना अच्छा लिविंग नेचर होगा, ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा कि जो सामने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक उतना ही फास्ट होगा। तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया है, फर्स्ट स्टेप में समझ में मुझे ये आया कि जो रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी बोलो या फिर आप इसे नेचर बोलो, जो भी आपको ठीक लगे। लिविंग ग्रुप का नेचर मतलब जितना तेजी से वो मेन सबस्ट्रेट से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जितना तेजी से बाहर जाएगा, जितना तेजी से रिलीज होगा। मान के चलो दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है आपका RX, ठीक है, मैंने RX डैश मान लिया, एक मैंने मान लिया RX। मैंने सपोज यहाँ पे आपको बताया कि सपोज बच्चों जो X डैश माइनस है, इसका लिविंग नेचर अच्छा है एज कंपेयर टू दिस X। तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में से रिएक्टिव रेट किसका अच्छा होगा? फर्स्ट का अच्छा होगा। मतलब कि वहां से जो X डैश है वो बहुत तेजी से रिलीज हो जाएगा, आसानी से रिलीज होगा, उसका नेचर अच्छा है, उसका लिविंग नेचर अच्छा है। और लिविंग नेचर को बच्चों हम कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस भी लूंगा अभी। तो जितना तेजी से X डैश माइनस बाहर जा रहा है, उसका नेचर भी अच्छा है एज कंपेयर टू X जो माइनस होगा। तो ऑब्वियसली कि जो RX जो फर्स्ट है, जो RX डैश है, उसका जो रिएक्टिविटी होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ उतना जबरदस्त होगा, उतना स्ट्रांग होगा, उतना फास्ट होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा, मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको यहाँ समझ में आएगा। मैं अभी क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जैसे बच्चों लिया मैंने यहाँ से Cl माइनस, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैंने सपोज यहाँ पे मान लिया है इसके सामने प्रेजेंट है ROH। जरा बताना मुझे, ये जो ROOH, OH क्या है बच्चों? ये आपको पता है, ये लिविंग ग्रुप है। और सामने ये क्या है? Cl माइनस, ये आपकी अटैकिंग स्पीसीज है। ठीक है, अब यहां से बच्चों अगर OH माइनस सपोज रिलीज ही नहीं हुआ, मुझे बताना, अगर OH माइनस सपोज यहां से अगर OH माइनस इसका अगर Lg नेचर अच्छा नहीं हुआ, या इसका Lg नेचर अच्छा होगा तभी तो बच्चों ये रिप्लेस होगा, तभी तो सब्स्टिट्यूट होगा। अगर इसका Lg नेचर अच्छा नहीं हुआ तो आपका प्रोडक्ट कुछ बनने वाला ही नहीं। अगर Lg नेचर इसका बेटर होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो उस केस में बनेगा आपका RCl प्लस बन जाएगा यहाँ से आपका R, यहाँ से आपका बाकी जो निकल जाएगा वो OH माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सबसे अच्छा पॉइंट, पहला पॉइंट आपको यही देखना पड़ेगा, क्या जो गिवन लिविंग ग्रुप है, क्या जो गिवन मेन सबस्ट्रेट है उसके पास प्रेजेंट जो लिविंग ग्रुप है उसकी टेंडेंसी अच्छी है कि नहीं, लिविंग ग्रुप नेचर बेटर है कि नहीं। अब लिविंग ग्रुप नेचर कैसे डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ? तो पहले इसको समझ लो, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बच्चों कोई सा भी हो, SN1 SN2 SNAR, कोई सी भी रिएक्शन हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कोई सी भी कैटेगरी हो, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, यहाँ पे आपको रूल्स नहीं बदलने वाला है। रूल्स हमेशा वर्क करेगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। ये रूल आपका कांस्टेंट रहेगा, बाकी रूल्स आपके बदलेंगे, वो बदलते रहेंगे भी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया बच्चों, और जैसे मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, इसके सामने लिया मैंने RNH3 पॉजिटिव। अब यहां समझना, ये जो NH3 पॉजिटिव मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, अब ये NH3 पॉजिटिव की बात करें तो बेटा अगर ये देखो, ये क्या है? ये तो लिविंग ग्रुप होगा बिकॉज ये मेन सबस्ट्रेट है, और ये आपकी अटैकिंग स्पीसीज है। तो अटैकिंग स्पीसीज जब यहाँ पे अटैक करेगी, अगर NH3 प्लस का लिविंग नेचर अच्छा हुआ तो यहाँ से निकल जाएगा NH3 करके, और प्लस यहाँ से बच्चों यहाँ से बन जाएगा आपका RNU, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, और बाकी अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मतलब मेरा समझाने का मतलब बार बार यही है कि लिविंग ग्रुप नेचर अगर अच्छा होगा तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? फास्ट होगा और इजी होगा। समझ में आ गया यहाँ तक?
शर्मेश, व्हाट इज एएस? एएस मतलब अटैकिंग स्पीसीज, इट इज अटैकिंग स्पीसीज, जो अटैक करेगी। एग्जांपल बार बार दे रहा हूं, अटैकिंग स्पीसीज जो अटैक करेगी उसके ऊपर। पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाओ जिस तरीके से बता रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, इसके बाद देखो बात करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया बच्चों यहाँ पे, हाँ मैंने लिया यहाँ पे आर आई, मैंने लिया आपका ब्रोमाइड वाला एल्काइल ब्रोमाइड सेक्शन, मैंने लिया आपको यहाँ पे आर सी एल, मैंने लिया आपका आर एफ। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की तरफ बात करना चाहूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? बताओ बच्चों, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा इन सब में से? तो इजी कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे एक आपको पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, एनायंस, एनायन मोस्ट स्टेबल, जो एनायन मोर स्टेबल होगा वही आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा जो आपका एनायन सबसे अधिक स्टेबल हो। तो बताओ मुझे सबसे अधिक स्टेबल एनायन कौन सा? चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे आया सामने न्यूक्लियोफाइल इसके, इसने इस पे अटैक करना चाहे, 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 बताना सबसे अधिक जो इसका जो रेट होगा वो कहाँ होगा, किसके साथ होगा? ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। मान लो मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया। हमारे सामने एल्काइल आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल फ्लोराइड है, ये सारे के सारे मेन रिएक्टेंट है। ठीक है, और सबके पास प्रेजेंट क्या है? आपका एक्स माइनस, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। क्लियर? वो सब न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। सामने से जो अटैकिंग स्पीसीज, सन्निवेश, ये अटैकिंग स्पीसीज है। ठीक है, ये अटैक करना चाहेगी बच्चों किसके ऊपर? इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। एल्काइल पार्ट है, कार्बन की चयन होती है, ब्रांचिंग हो चाहे आपकी साइक्लिक हो, कैसी भी हो। तो जब अटैक करना चाहेगी तो मुझे बताओ अटैक फास्ट कहाँ होगा? जहां से तेजी से क्या हो, वो आई माइनस अपनी पोजीशन छोड़े, या बी आर माइनस छोड़े, या सी एल माइनस छोड़े, या एफ माइनस छोड़े। तो जितना तेजी से अपनी लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी को, नेचर को शो करेगा, उतना ही अच्छा अटैकिंग स्पीसीज या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट होगा। तो करते हैं, फर्स्ट मुझे बताओ, फर्स्ट से मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट से मुझे मिल जाएगा आई माइनस, सेकंड से मुझे मिलेगा यहाँ से बी आर माइनस, मैं लिविंग ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ से सी एल माइनस, यहाँ से एफ माइनस। यस अनन्या, ध्यान से देखना, ठीक है अमूल्य, अनन्या, यस बिल्कुल ध्यान से देखना। तो मैंने तो वो यहीं से समझो बात को, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि जो मेन गिवन कंपाउंड थे, ये मेन गिवन सबस्ट्रेट हैं, इनसे मैंने क्या निकाला है? न्यूक्लियोफाइल निकाल के देखा है मैंने। ठीक है, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। सामने से न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग स्पीसीज है, परफेक्ट समझ में आ रही है, स्ट्रांग होगी। अब क्वेश्चन है हमारा, हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि सबसे तेजी से लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की बात करो तो ये है, ये सारे के सारे लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप का नेचर सबसे अच्छा किसका होगा? तो लिविंग ग्रुप बच्चों मैंने यहाँ डिसाइड किया कि बेस्ट लिविंग ग्रुप वो होगा जब वो मेन सबस्ट्रेट से रिलीज होगा, तो रिलीज होने के बाद उसका स्टेबल एनाइन होना चाहिए। अब ये तो आपको पता ही है स्टेबल एनाइन कौन सा होता है, जल्दी से बताओ मुझे, सबसे अच्छा स्टेबल एनाइन कौन सा? भाई फ्लोरीन बहुत छोटा सा है, उस पे -1 चार्ज, रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं और हम स्टेबिलिटी के बारे में चेक करते हैं एनाइंस की, तो बच्चों किस पे फोकस करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। नो डाउट फ्लोरीन, फ्लोराइड इज मोस्ट स्टेबल। फ्लोराइड आपका नो डाउट स्टेबल होता है जब बच्चों आप पीरियड में ट्रेवल करो। किसमें ट्रेवल करो? पीरियड में। अक्रॉस द पीरियड ट्रेवल कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियड टेबल के अंदर, देन वी विल कॉल के एफ माइनस इज स्टेबल, बिकॉज वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आंसर बनता है, बिकॉज वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डोमिनेट। ठीक है, लेकिन जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज पे फोकस करते हैं। तो आयोडीन बहुत बड़ा साइज का है, फ्लोरीन बहुत छोटा साइज का है, ये थोड़ा इससे बड़ा साइज का, ये थोड़ा और बड़ा साइज का, ये सबसे बड़ा साइज का। तो भाई इसमें -1 चार्ज बेटा कहीं भी घूमता रहेगा, कोई रिपल्शन वगैरह नहीं होने वाला है। तो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी किसकी? आई माइनस की। समझ में आ गया? तो आई माइनस की स्टेबिलिटी अगर सबसे ज्यादा है, तो सबसे स्टेबल एनाइन अगर आई माइनस है, तो वही सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी से बताओ, वही सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अगर मैं रेट को निकलना चाहूं बच्चों, तो बताओ मुझे यहाँ से आंसर क्या बनना चाहिए? अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट में निकलना चाहूं तो जल्दी से बताओ मुझे, जो एल्काइल हेड मैंने देखे रखे हैं
उसमें से सबसे अच्छा रेट किसका होगा? तो सबसे अच्छा रेट बच्चों फर्स्ट का हो जाएगा, फिर सेकेंड का होगा, फिर थर्ड का होगा। ठीक है, यस, फ्लोरीन क्लोरीन, ऊपर मैं ऐसा कर लेता हूँ 1 सेकेंड, यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा, यस 1 सेकेंड, यस, यहाँ से जो सीक्वेंस है उसमें आपका सबसे पहले कौन आ जाएगा? आयोडीन, और आयोडीन के बाद कौन आएगा? आपका ब्रोमीन। ठीक है, मतलब सेकेंड वाला आ जाएगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर आपका आ जाएगा थर्ड, फिर आपका आ जाएगा फोर्थ। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, या फिर आपका रिएक्टिविटी रेट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। समझ में आ गया? लीविंग ग्रुप यहाँ पे कंफर्म, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पहला पॉइंट सभी क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बच्चों यहां से लिया है NH2 माइनस, और लिया है मैंने आपका यहां से सेकेंड कंपाउंड इज OH माइनस। ठीक है, इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसके दे? बताओ मुझे, इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसके दे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले हो चुका है GOC1 के अंदर, और अभी डिस्कस भी किया था जब आपको GOC सेकेंड स्टार्ट किया था उस समय। दोनों में से स्टेबल कौन सा? क्योंकि क्योंकि कॉन्सेप्ट LG बता रहा हूं, मैं अभी LG के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं एनायन जो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, उसका लीविंग ग्रुप नेचर बच्चों बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आता है। मतलब पता है मैं क्या बोल सकता हूँ कि एनाइन जो मोर स्टेबल होगा वो वीक बेस होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा? बताओ बच्चों, वीक बेस होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा? वीक बेस होगा, तो मतलब उसका लिविंग ग्रुप नेचर भी उतना ही अच्छा होगा। इसको हम कैसे समझें, इसको हम किस तरीके से समझें? तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ये वाला स्टेबिलिटी वाला। अब ये वीक बेस को देखो मैं कैसे समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे लिया मैंने यहाँ पे HI, मैंने लिया बच्चों यहाँ पे HBr, मैंने लिया यहाँ पे आपका HCl, मैंने लिया HF। मुझे बताओ सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? बताओ बच्चों जल्दी से, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफाइन कोई कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? भाई जहां से आपका जो H प्लस आयन जब बाहर निकलेगा तेजी से कहां बाहर निकलेगा? जहां पे आपको एनायन स्टेबल छोड़ के जाए, तो I माइनस अभी स्टेबल था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो I माइनस की स्टेबिलिटी बच्चों क्या होती है? सबसे ज्यादा। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करो, यहां से आपका Br माइनस, यहां से Cl माइनस, ये भी मैं जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। अपन अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लें बच्चों, तो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होगा? I माइनस, देन आपका यहाँ से Br माइनस, नेक्स्ट आपका Cl माइनस, नेक्स्ट आपका F माइनस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक, तो जो एनाइन सबसे अधिक स्टेबल होगा वहां से फायरिंग ऑफ H प्लस आयन बच्चों फर्स्ट होगा। तो मतलब सबसे अच्छा एसिड हमारा कौन सा हो गया? HI, परफेक्ट बच्चों। फिर कौन सा हो गया है बताओ मुझे? HBr। फिर कौन सा हो गया है? HCl। और सबसे लास्ट में कौन सा? HF। HF के पास तो बच्चों वैसे भी क्या मिलता है? हेड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है इंटरमॉलिक्यूलर, जिसकी वजह से हेड्रोजन को रिलीज ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया बच्चों? आपके एसिड का सीक्वेंस हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का, बिकॉज हमें आना है बेस की तरफ, वीक बेस की तरफ आना है। तो अब मुझे आप बताओ जल्दी से, क्या हमारा आंसर बेटा सबसे वीक बेस कौन सा? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस? मुझे बताओ सबसे वीक बेस कौन सा? तो हाउ कैन यू डिसाइड, हाउ कैन यू डिसाइड कि बच्चों वीक बेस? तो आपको पता है, थ्योरी पता होगी इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इक्विलिब्रियम चैप्टर में थ्योरी आती है बच्चों कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड से जब H प्लस आयन बाहर जाता है, तो बच्चों वहां से मिलता है एक आपको क्या? एक आपको मिलता है बेस। भाई आप यहां देखो कि हमारे पास HI था, सपोज ये आपका एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड से मैं अगर आयोनाइज करूंगा तो H प्लस आयन तेजी से रिलीज होगा, प्लस बनेगा I माइनस आयन। तो I माइनस आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा थी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो आपके H प्लस से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग आपका H प्लस आयन होता है बेस 10 के साथ। तो मतलब वहां पे क्या होगा? pH उतना ही 7 से 0 की तरफ होगा। होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 इस तरीके से होगा, मोर एसिडिक हो गया। बिल्कुल सही कि भाई H प्लस आयन बहुत ज्यादा बनेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, बिकॉज I माइनस की स्टेबिलिटी अधिक है। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां से क्वेश्चन ये समझने वाली बात है कि अगर HI हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बच्चों बनने वाले ये आपकी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी होती है। ब्रोंस्टेड, बेटा जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, सेकंड थ्योरी की बात कर रहा हूं, अरेनियस थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी थ्योरी है ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस थ्योरी। उसी थ्योरीज के अंदर ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है बच्चों आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा बेस, वो बेस कैसा होगा बच्चों बताओ, कैसा होगा? वीक। कैसा होगा? वीक, वीक कॉन्जुगेट बेस। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, अगर मैंने आपको यहाँ पे वीक एसिड दिया होता तो फिर जो बनता हो, जैसे वीक एसिड क्या था बच्चों? एच एफ था। तो एच एफ को जब मैं आयोनाइज करूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई? बिल्कुल आपको पता है कि H प्लस आयन मिलेगा और F माइनस आयन मिलेगा। तो एच एफ कैसा है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड से बनने वाला ये कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया भाई? कॉन्जुगेट वर्ड मैं यूज क्यों कर रहा हूं? बिकॉज वो उस एसिड का पार्ट है ना। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस X माइनस के साथ, उस F माइनस के साथ, उस I माइनस के साथ अगर मैं फिर से आपको H प्लस जोड़ दूंगा तो फिर से वही एसिड मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट। तो I माइनस यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है, एक कॉन्जुगेट ऊपर बेस है आपका F माइनस। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? तो वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HI। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला जो बेस होगा वो आपका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो आपका वीक होगा। आपको बात समझ में आ गई? तो वीक बेस कौन सा? तो वीक बेस कौन सा बच्चों? यस, वीक बेस की बात करें तो I माइनस सबसे वीक होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो F माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मुझे क्या खोजना था? मुझे खोजना था वीक बेस। तो वीक बेस मिला कि नहीं मिला? जो वीक बेस होगा वही अच्छा लीविंग होता है, वही अच्छा लीविंग होता है। क्या समझ में आ गया? अगर एनायन की स्टेबिलिटी की बात करो तो भी वही सेम आंसर मिल रहा था, वीक बेस के बारे में बात करें तो भी वही आंसर मिल रहा था। क्या सभी के दिमाग में बैठा? ये बात मुझे पहले बता जल्दी से, पहले यहीं पे कंफ्यूजन रहता है। देखो अब बच्चों इसमें से बताओ, अब ये क्वेश्चन आ गया सामने, इसको बताओ। अब इन दोनों में से मुझे बताओ जल्दी से, मोर स्टेबल कौन सा? तो आपको पता है सर कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर निकलेगा। ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इस ऑक्सीजन पे है, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अच्छी होती है बेटा? जिसकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो स्टेबिलिटी शो करता है। तो आंसर बच्चों क्या? मोर स्टेबल कौन सा? मोर स्टेबल कौन सा जल्दी से बताओ? OH माइनस। अगर OH माइनस स्टेबल है तो जो एनाइन बेटा मोर स्टेबल होगा वही अच्छा क्या होगा? बेटर लीविंग ग्रुप होगा। क्या आपको आंसर मिला? जल्दी से बताओ। यही अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। पहले लीविंग ग्रुप तो समझ लो। समझ में आ गया? मुझे बताओ जल्दी से, लीविंग ग्रुप समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ मुझे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल लिया मैंने E और सेकेंड ले लिया है मैंने यहां से आपका अमोनिया। बताओ दोनों में से स्टेबिलिटी की बात मैं नहीं करने वाला। अब बताओ, मैं स्टेबिलिटी की बात करना चाहूंगा। मुझे बताओ भाई, यहाँ पे कोई बेस तो नहीं बन रहा ना? कोई एनाइन थोड़ी नहीं बन रहा। मुझे बताओ पहले, यहाँ पे कोई एनाइन बन रहा है क्या? नहीं ना, एनाइन तो है नहीं, न्यूट्रल है ये। और जब मैं आपको यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा करना चाहूंगा कि जब भी बच्चों एनाइन बने ना तो उसमें तो आपको डायरेक्ट चेक करना है लीविंग ग्रुप के लिए, लीविंग ग्रुप का नेचर चेक करने के लिए बच्चों क्या चेक करना होगा? सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। परफेक्ट है। एन की स्टेबिलिटी आपको पता है, जीओसी बना आप लगा सकते हो, बहुत ही इजी। और अगर आपको कभी भी न्यूट्रल, कभी भी बेटा मिले न्यूट्रल, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं जिसको हम एनाइंस बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया। जब सब डिस्कस किया है मैंने न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर जब पढ़ाया था। तो जो न्यूट्रल, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, कहीं चार्ज नहीं दिख रहा पॉजिटिव नेगेटिव, तब क्या चेक करना है? तब बच्चों आपको क्या चेक करना होगा? बेस नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर चेक करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा वीक बेस। जल्दी से बताओ मुझे कैसे आंसर निकाला जाए? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या आंसर बनना चाहिए? बताओ वीक बेस कौन सा इन दोनों में से? इन दोनों में से वीक बेस कौन सा होना चाहिए? देखो बच्चों, यहां से अभी जस्ट हमने पढ़ा था OH माइनस, निकाल दिया ना मैंने, H प्लस आए। कितनी बार जीओसी वन में भी पढ़ाया था। ठीक है, OH माइनस यहां से निकाल दो, H प्लस आए, कोई इश्यू नहीं है। क्या मिलेगा? NH2 माइनस मिलेगा। तो OH माइनस और NH2 माइनस में से स्टेबल कौन सा, पहले ये बता दो। अभी आप लोगों ने पढ़ा था दोनों में से स्टेबल कौन सा? सर OH माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH2 माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो इससे बनने वाला जो ऊपर, अब मैं बोलूं कि OH माइनस से एक्चुअली है,
OH माइनस क्या होगा बच्चों, कॉन्जुगेट बेस, राइट। इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड कौन सा होगा, तो इसमें H+ जैसे जोड़ोगे तो आपको ऊपर H2 मिल गया। तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट यस, कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा है, मोर स्टेबल है। अब ये मोर स्टेबल है तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ये आपका क्या, अगर ये मोर स्टेबल होगा तो ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा, बताओ मुझे, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, क्या होगा बच्चों, वीक एसिड होगा। यार विवेक वीक एसिड कैसे हो गया आपका, मुझे समझ नहीं आया वीक। अरे मेरे भाई एक कंपाउंड है एच, फिर से रिपीट करना पड़ेगा मुझे, अलग अलग तरीके से लाइन बोल रहा हूँ बस, है सब कुछ वही, लाइन अलग तरीके से बोल रहा हूँ। भाई ए माइनस की स्टेबिलिटी अधिक है, तो अगर एनएन की स्टेबिलिटी अधिक होती है तो आपका ये एच अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, होगा ना, होगा ना। यहाँ पे OH माइनस की स्टेबिलिटी अच्छी है, तो ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल बेस कैसे है, वो तो एसिड ही होगा बट अच्छा एसिड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वीक बेस हो गया ना, वीक बेस, यस बिल्कुल सही। और ये कैसा हो गया, ये अब देखो यहाँ पे NH2 इस कंपेयर करो OH माइनस के साथ तो कैसा होगा, अरे भाई वीक होगा, मतलब स्टेबिलिटी अधिक नहीं शो करेगा। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल से कंपैरिजन में अमोनिया की बात करूं तो H2 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो मतलब वीक बेस बोल सकते हैं अपन। और यहाँ पे देख लो तो इसको हम डेफिनेटली क्या बोलेंगे बच्चों, अगर ये आपका वीक बेस है तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और वीक एसिड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है बेसिक थ्योरी पे, तो वीक बेस कौन सा हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या सभी को समझ में आ गया, वीक बेस वाटर मॉलिक्यूल्स। सो नाउ क्वेश्चन इज दिस, अच्छा लिविंग कौन सा, अच्छा लिविंग कौन सा, अभी थ्योरी पढ़ाई थी, अच्छा लिविंग कौन सा, वीक बेस, अच्छा लिविंग कौन सा, वीक बेस। जो वीक बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अभी बताया था ना। तो वीक बेस कौन सा, वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज वाटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू अमोनिया। क्या समझ में आया बताओ जल्दी से, एनाइन के साथ भी बता दिया, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कंफर्म। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करने वाले हम लोग, यस मैंने एग्जांपल लिया है CH3NH2, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये समझ लो, आपको दिख रहा होगा कि चीजें इतनी इतनी आराम से मैं खत्म नहीं कर दूंगा कि बस लो और ये खत्म हो गया एक दो दिन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये खत्म वो खत्म। चलो व्हाट इज एल्कीन, एल्कीन इज अ कंपाउंड व्हिच इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हैविंग डबल बॉन्ड, ये कभी थ्योरी आती नहीं है कभी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट, ठीक है, सेकंड बात करते हैं CH3OH, और इसके सामने बच्चों में लेके आया सपोज वही वही अटैकिंग स्पीड, ये दोनों सेम है X माइनस X माइनस, यहाँ मैंने बोला है सेकेंड। तो मुझे बताओ रिएक्टिविटी रेट किसका अच्छा, अब आंसर बनना चाहिए, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल्स, ये जो अटैकिंग आपके सेम है, दोनों सेम है, अब बता दो आंसर मुझे। दोनों जगह न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही सर, दोनों जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल इजी है, क्यों सर, ये भी न्यूक्लियोफाइल ये भी न्यूक्लियोफाइल, सामने भी न्यूक्लियोफाइल है X माइनस, बट वो X माइनस दोनों सेम है, मैंने कर दी। अब एक्टिव रेट किसका अच्छा, ऑब्वियसली सेकंड का अच्छा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। कितने बच्चों को समझ में आया जल्दी से बताओ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, अभी भी वही हम बात कर रहे हैं लिविंग ग्रुप के नेचर पे, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रेट उतना ही एसन का अच्छा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का उतना ही जबरदस्त होने वाला है। तो अच्छा कौन सा, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो मेरे भाई, यहाँ से OH माइनस, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से बच्चों NH2 माइनस, दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी अच्छी, इसकी अच्छी, बस हो गया अच्छा लिविंग ग्रुप ये। और जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी से बाहर जाएगा, और जल्दी से बाहर जाएगा तो आप समझ ही सकते हो क्या धमाका होने वाला है। भाई X माइनस को मौका मिलेगा अटैकिंग वाले को, वो अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल्स पे आके, कहानी खत्म हो गया। आंसर कोई डाउट इसमें, ये कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ, समझ में पूरा का पूरा आना चाहिए। यस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं C2H5 ऑक्सीजन। बेटा मैं डेप्थ में लेके जाऊंगा, चीजें ऊपर नीचे चल सकती हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा सारी की सारी बातों को। और एक बात ध्यान रख लिया ना भाई साहब, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं एडवांस तक का, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। यस C2H5 एंड नाउ दिस इज NH3+, इसके सामने मैंने बच्चों दिया है वही सेम न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से बच्चों बन रहा है A और यहाँ से बन रहा है B। बताओ जल्दी से आपका जो रेट होगा फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में, ये फर्स्ट मान लेते हैं ये सेकंड मान लेते हैं, दोनों में से रिएक्टिविटी रेट किसका अच्छा, बताओ जल्दी से, दोनों में से रिएक्टिविटी रेट किसका अच्छा, फर्स्ट का ग्रेटर होगा, यस ऑब्वियसली यार बिल्कुल सही है ना, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा भाई साहब,
तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बताओ मुझे जल्दी से, ये बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। सर यहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा अमोनिया। अभी तो एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया दोनों में से वीक बेस कौन सा, बस कहानी निकाल दो जल्दी से। ऑब्वियसली तो आंसर बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे कि फर्स्ट का जो रिएक्टिव रेट होगा एसएन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो बेटर होगा एज कंपेयर टू सेकंड। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? बिल्कुल इजी जा रहा है, इजी जा रहा है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट बता दो, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों बात करता हूं, क्वेश्चन में ले रहा हूं, देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड लिया मैंने, यस नाउ दिस इज द बेंजीन, ऊपर है आपका कार्बन डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज O माइनस, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड मैं ले रहा हूं यहाँ पे बेंजीन ही है, और बिल्कुल सॉल्व करो यहाँ पे आपका ये O माइनस डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ये सेकेंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे आपका यस O माइनस, ठीक है, ये तीनों दिए ABC, बताना है लिविंग ग्रुप किसका अच्छा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कंपाउंड दे रहा हूं मैं यहाँ पे, चलो पहले इसी को सॉल्व करो, चलो बताओ। यस परफेक्ट। तो देखो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। क्या ऑर्डर बनेगा, बस कुछ नहीं, इसको चेंज कर लो। इसमें क्या करना है, देखो इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लूं, 1 सेकेंड, इसको मैं मॉडिफाइड कर देता हूं यहाँ पे, यस बेंजीन सल्फर डबल बॉन्ड O देन O माइनस, ठीक है। इसके बाद मैंने इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड है, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, नाउ दिस इज बेंजीन, ऊपर कर लेते हैं C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक, ठीक। इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, पूरा फिनोल सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यस लिख लिया मैंने। अब इसमें से एसिडिक ऑर्डर की अगर बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, प्लस सबसे अधिक स्टेबिलिटी मुझे बताओ किसकी होने वाली है। ऑब्वियसली बेटा सल्फोनिक वाले की ज्यादा आपको मिलेंगे इक्विवेलेंट आरएस ना, यहाँ से, हाँ बिल्कुल सही। तो ये सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग, मतलब आप बोलोगे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कॉन्जुगेट बेस होगा, बेस है ना। तो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं लिविंग ग्रुप नेचर, और उसके पहले हम बात करें इसके एसिडिक ऑर्डर के बारे में। तो एसिडिक ऑर्डर का सीक्वेंस क्या बनेगा, मैं चलो यहाँ पे ये आपका OH हो गया, OH मैंने कर दिया। सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, ऑब्वियसली ये होगा सल्फोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बनेगा आंसर। देखो जरा करेक्ट है एसिड का सीक्वेंस। अगर मैं बेस के बारे में बात करूं तो मुझे बताओ वीक बेस कौन सा, वीक बेस कौन सा होगा, वीक बेस कौन सा, ये आपका हो जाएगा वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट बेस। और भाई ये अगर ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, इट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे बनने वाला बेस कैसा होगा, वीक होगा ना, तो वीकेस्ट बेस। अगर स्ट्रॉन्ग के बारे में बात, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा ना। समझ में आ रहा है, अरे क्लियर है ये पॉइंट, अरे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जरा। क्लियर हो गया आपका आंसर यहाँ पे, अभी किसी को डाउट है इसमें? तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा बेबी बता दो, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप, यस बेस्ट लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो, हाँ बेस्ट लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो किस पे ध्यान देते हैं बताओ मुझे। हमने बेस भी डिसाइड कर ही लिया है, ठीक है। बिगेस्ट बेस कौन सा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो फिर तो इजी आंसर। तो जब मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं बात करूंगा यस, तो यहाँ पे जो बेस्ट एलजी होगा, जो सबसे अच्छा एलजी, जो एलजी लिविंग ग्रुप का जो सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड का सबसे अच्छा हो जाएगा,
करेक्ट, क्लियर है ना? फिर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, और फिर कौन सा हो जाएगा थर्ड। ये हो गया आपका लीविंग ग्रुप का सीक्वेंस। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे अच्छा लीविंग कौन सा? इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग और करना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये बेंजीन, इसके साथ सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, देन O माइनस, फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पे सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस। थर्ड कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे बेंजीन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, देन O माइनस। बताओ सॉल्व करो इसे। और इसमें थोड़ा चेंज, नहीं तो तीनों सेम हो गए यार, यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ क्लोरीन लगा लेते हैं, यहाँ क्लोरीन लगा लेते हैं, और यहाँ पे CH3 लगा लिया। अब सॉल्व करो, कैसे सॉल्व किया जाएगा? निकालो पहले स्टेबल एनाइन, कहानी वहीं से शुरू कर लो। यस, बताओ चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ बिल्कुल आंसर आ गया है, ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आ गया है बिल्कुल। देखो यार, सबसे मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल भाई, जब आपको अच्छे से पता है कि सर जब नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज को सर मुझे स्टेबल करना है तो मैं क्या करूं? मैंने हमेशा बताया नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो खींचने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, GOC1। नेगेटिव चार्ज है किसी के पास, सर उसको स्टेबिलिटी अगर दिखानी तो क्या करूं मैं? उसके जितने ज्यादा उस ग्रुप पे जितने उस कंपाउंड जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे ना भाई साहब, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है उस कंपाउंड की। भाई क्यों? नेगेटिव कहां पहुंचेगा? फटाक से जीरो पे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेगेटिव कौन? इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे तो नेगेटिव जीरो पे, और जीरो का मतलब होता है स्टेबल। बस हो गया आंसर। CH3 कैसा है भाई? CH3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, करेगा ना? तो कैसे वर्क करेगा बेटा? प्लस आई की तरह वर्क करेगा। परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है कि यार? पहले इतना बताइए। प्लस आई की तरह वर्क करेगा, प्लस आई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मुझे तो कम करनी थी। नहीं, ये स्टेबल नहीं हो सकता, अनस्टेबल है ये। सेकंड बात करें यहाँ पे क्लोरीन, यस आप समझो यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन बच्चों यहाँ से विड्रॉ करेगा, क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, बिकॉज हम लोग सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, कोई प्रोडक्ट के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही, ये विड्रॉ करेगा। तो ये बेटा कैसे वर्क करेगा मुझे बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरीके से। और कैसा कैसा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। परफेक्ट, ओके। अब यहाँ पे देखो तो या तो नॉर्मल कंपाउंड, इसमें कोई है ही नहीं बेटा चेंज, तो सबसे ज्यादा मुझे बताओ हमारा यहाँ पे मोर स्टेबल, ये तो अनस्टेबल हो गया लास्ट वाला, थर्ड वाला तो बेटा अनस्टेबल हो गया पूरी तरीके से, इट इज अनस्टेबल, ये पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गया। अच्छा स्टेबिलिटी की बात करें तो खींचने वाला ग्रुप कहाँ पे लगा है? यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई कम नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल रेजोनेंस होगा, ठीक, इक्विवेलेंट आरएस मिल जाएगा, ठीक है ना? खींचने वाला है तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बेटा फर्स्ट जीरो पे कहाँ पे आएगा? सेकंड के अंदर, तो ये सबसे हो जाएगा स्टेबल। बस हो गया। तो सबसे देखिए स्टेबल एनाइन कौन सा? सेकंड। तो बस अगर स्टेबल एनाइन है तो उसके सामने अगर H लगा दोगे तो वो क्या होगा? सबसे अच्छा एसिड। अब मुझे मुझे क्या खोजना है लीविंग ग्रुप के लिए? बी खोजना है। तो फिर लीविंग ग्रुप का नेचर बताओ मुझे क्या होगा? लीविंग ग्रुप का नेचर क्या होगा? यस 2 3 1, मतलब बिल्कुल सही है। मैं लिविंग ग्रुप की तरफ आ जाऊं तो सीधा आप सॉल्व कर सकते हो। यहां से हमारा आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? सबसे पहले आएगा आपका क्लोरीन वाला सेक्शन, मतलब आपका सेकेंड। फिर कौन सा आएगा आपका? फिर आना चाहिए फर्स्ट, बिल्कुल सही। CH3 इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था थर्ड वाले में, तो इसका मतलब वो हो जाएगा आपका लास्ट। सभी को समझ में आ गया? एलजी नेचर इज क्लियर। लिविंग ग्रुप नेचर पहले बता रहा हूं, पहले इसके बारे में समझ लो अच्छे से। और ये जो लास्ट कंपाउंड है ना, ये जो CH3 ऊपर लगा के दे रखा है, इसका नाम होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम बहुत बार लिखा आता है। इस कंपाउंड का नाम किसी को पता है? दिस इज कॉल्ड टोसाइल ग्रुप, TOSYL। दिस इज कॉल्ड टोसाइल ग्रुप। बहुत तगड़ा जबरदस्त लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में ये जाता है कि जाता है? नहीं जाता। टोसाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो टोसाइल ग्रुप में हम O- को बाहर निकाल देते हैं, ये O- को काउंट नहीं करते, इस O- को काउंट नहीं करते हैं, बाकी ये पूरा सेक्शन है, यहां से ये एस के ऊपर डबल बॉन्ड हो और बेस उल्टा होगा, ठीक है, बेस उल्टा होगा, ऐसा बोला है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, TSO, जो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं बहुत इस तरीके से, TSO-, है ना, टोसाइल ग्रुप, इस तरीके से। ये भी लिविंग ग्रुप की नेचर में आता है, लिविंग ग्रुप का डिस्कस हम लोग करते हैं। चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब रिएक्शन स्टार्ट करें।
यस, चलो अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप में लेने वाला हूं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड कहानी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा फर्स्ट स्टेप। मैंने लिया है बच्चों यहाँ पे RX। सपोज दिस RX इज 3rd डिग्री टर्शरी। इसके सामने बच्चों मैं लेके आ रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर को मुझे ऐड करना है। क्या आंसर बनेगा? X माइनस बाहर निकलना चाहिए, तो RX यहाँ पे ROH बन जाएगा, ठीक है। वो प्रोसेस बताऊंगा मैं पूरा का पूरा किस तरीके से आपका प्रोसीड होगा। तो ये यहाँ से बन गया है ROH प्लस आपका यहाँ से X माइनस रिलीज हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में लें तो इसको ले सकता हूं मैं CH3 नाउ दिस इज थ्राइस कार्बन NCl, ठीक है, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारा आंसर बन जाएगा CH3, ये टर्शरी है कार्बन, देन इसके साथ आपका OH एंड Cl माइनस हो जाएगा यहाँ से रिलीज। अब एक क्वेश्चन है कि इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा, तो मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं हम लोग ध्यान से, ठीक है। तो देखो इसमें स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड कैसे कैसे क्या होगी, तो और कौन कौन सी स्टेप होंगी समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको दे रखा है कंपाउंड टर्शरी, ठीक है, तो आपका क्लोराइड, तो यहाँ से आपका क्या हो गया CH3 थ्राइस, नाउ दिस इज अ कार्बन एंड क्लोरीन। इसके सामने बच्चों पहली स्टेप में क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे कार्बोकैटायन? बिकॉज क्लोरीन यहाँ से आपका रिलीज होगा, तो ये ध्यान रखना ये आपका टर्शरी कंपाउंड है, राइट। अगर यहाँ से Cl माइनस, ऑब्वियसली पता है कि थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अगर बेटा यहाँ से Cl माइनस रिलीज हुआ, तो जब रिलीज होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, Cl माइनस रिलीज कर दो, प्लस यहाँ से बनेगा कार्बन, यहाँ पे CH3 होगा, ये कार्बन होगा, ये CH3 होगा, नीचे भी CH3 होगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बेटा पहली स्टेप होती है आपकी स्लो स्टेप, ये होती है स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप का मतलब बेटा यही हो जाएगी आपका RDS, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपकी RDS। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं बताने जा रहा हूँ, रिएक्शन को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसके मैं पूरी की पूरी स्टेप को और ज्यादा आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ से बन चुका है पहली स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 2nd डिग्री क्यों नहीं लिया, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री क्यों लिया, लूंगा अभी एक करके सारी कुछ लूंगा, कुछ नहीं छूटने वाला मैं। पहली स्टेप में बन चुका है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वो हो चुकी है आपकी स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड पे आते हैं। सेकंड स्टेप में बेटा होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसका अटैक कराना था। तो देखते हैं यहाँ पे आपको ऊपर से कार्बोकैटायन लेते हैं, CH3 कार्बन, आपका यहाँ CH3 एन आपका CH। अब ये ध्यान देना है कि पहली स्टेप में आपका जो वाटर मॉलिक्यूल था, सॉल्वेंट था, उसने कोई रोल प्ले नहीं किया। अब सेकंड स्टेप में रोल प्ले करने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग बेटा यूज करते हैं वाटर, मतलब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब एक क्वेश्चन है हमारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैंने यहाँ पे यूज किया है तो सॉल्वेंट अपना रोल क्या प्ले करते हैं, बताओ मुझे। सॉल्वेंट अपना रोल क्या प्ले करते हैं? सॉल्वेंट एक्चुअली ना बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपने अगर पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली फिजिक्स में आता है, आपने पढ़ा होगा। डाइलेक्ट्रिक देखो क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जो बीच में पोलर बॉन्ड दिख रहा है ना कार्बन और क्लोरीन के बीच में, उस बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। और कितने तेजी से ब्रेक करेगा, बिकॉज जितनी इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अब मुझे बताओ इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 81 समथिंग आती है। तो ये इतना टाइम्स, इतना तेजी से उस कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। परफेक्ट। इसका मतलब समझ लो डाइलेक्ट्रिक का मीन क्या है, H2 का यूज करने का मीन क्या है, अभी बताऊंगा। इसकी मिक्सिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ऐड होता है और किस तरीके से आंसर बनाता है, पहले समझ लो यहाँ पे, मैं पिन पॉइंट बाद में करूंगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों ये करेगा कि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है 81, तो 81 टाइम्स मतलब तेजी से इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो जितना तेजी से ब्रेक करेगा तो Cl माइनस उतना तेजी से बाहर रिलीज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तेजी से बाहर रिलीज हो जाएगा।
इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे यूज किया। हालांकि पोलर सॉल्वेंट दोनों जगह यूज करते हैं, SN1 और SN2 दोनों जगह हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं पोलर प्रोटिक, वहां पे यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक। पोलर दोनों जगह यूज करते हैं, और उसके पीछे भी कहानी मैं बताऊंगा, पिन पॉइंट करूंगा। पहले यहाँ देखो अब क्या होगा, इसके सामने है पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या देख रहे हैं, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ से बनाएगा आपका CH3, देन कार्बन, ऊपर CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव को बेटा फिनिश करने के लिए यहाँ से रिलीज होगा एसिटिक हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से आपका एल्कोहल। तो क्या बना, 3rd डिग्री एल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? 3rd डिग्री एल्कोहल आपका यहाँ से फॉर्म हो चुका है। तो मैंने क्या बताया कि जब हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, मैंने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया था उसके सामने। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, आरडीएस होगा। मैंने यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से होता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। उतना तेजी से बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, कार्बोनोसियल बॉन्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये आसानी से आपका ब्रेक हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आंसर हमारा यहाँ पे डेवलप हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट को। यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट क्या है? तो यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाने के पीछे, यूनि का मतलब बच्चों 1 होता है, मॉलिक्यूलर का मतलब बेटा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो 1 मॉलिक्यूल आपको दिखेगा। तो 1 मॉलिक्यूल मतलब, अब आपको पता है कि जब पहली स्टेप हो रही थी जहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, वही क्या था, आरडीएस था। बताओ, यूनिमॉलिक्यूलर मैं डिसाइड करूंगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बेस पे, और जो आरडीएस होती है बच्चों वो कैसी होती है, स्लो स्टेप होती है। ठीक है, मतलब वहां पे आपको क्या दिख रहा था, 1 मॉलिक्यूल दिखेगा। अब 1 मॉलिक्यूल को मैं रेट कैसे लिखूं, रेट के साथ, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रेट एल्काइल हेड पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ से एक पॉइंट ये भी है कि कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है वो कैसा होना चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका जो भी सॉल्वेंट है उसका लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो भी आपका अटैकिंग स्पीसीज था उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा होना चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन। इवन बच्चों में यहाँ पे बता दूं, ध्यान दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हीट कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, हीट कहीं नहीं मिलने वाली, हीट मिल जाएगी तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर जगह आपको लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो SN1 होगा, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो SN2 हो जाता है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बदलने से ही आंसर आपके पलटते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से जब आपका हुआ था, ये तो मैंने बता दिया कि रेट कैसे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ RX पे डिपेंड करेगा यूनिमॉलिक्यूलर के अंदर, तो 1 पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अभी इसके बाद मैंने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आपको लो मिलेगा। अगर मैं SN1 के बारे में बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे SN2 बाद में पढ़ाऊंगा मैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए, क्वेश्चन में हाई कॉन्सेंट्रेशन लिखा होगा, तो फिर वो SN2 की तरफ चला जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे हीट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगर हीट दे दिया गया तो यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, एलिमिनेशन के अंदर। तो हीट के बारे में कुछ नहीं होगा, लोअर और हायर कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे आपका डिसाइड होगा, और उसके बाद आपके जो रिएक्टेंट के बेन है उसके बेस पे आंसर कैसे बनेंगे, तो समझते हैं उसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर। चलो, तो अब बच्चों हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको वहां पे क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, जो रिएक्शन हम लोगों ने करी थी उसी के ऊपर। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में बच्चों आएगा आपका रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन का, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस। ठीक है, टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। आपका जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ आपका यहाँ पे दिखाई देगा, वो जाएगा, बिकॉज स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा और रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी। लेकिन एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जरूर जाएगा, लेकिन वो हमारे रेट को इफेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो दिस विल नॉट इफेक्ट द रेट। ठीक है, तो यहां से जो हमारा रेट होगा, रेट पे कोई भी, अब एक चीज आपको बता देता हूं, सुनो, SN1 के अंदर जो बना कार्बोकैटायन, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा,
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन जैसे ही बना कार्बोकटाइन ना, तो वही कार्बोकटाइन आपको डिसाइड करेगा हमारे रेट के साथ। तो जब रेट डिसाइड किया जाएगा, तो इनिशियली जो कार्बोकटाइन बनेगा, जैसा भी होगा कार्बोकटाइन, वो कार्बोकटाइन ही आपके रेट में डिफाइन किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका स्टेबिलिटी ज्यादा अगर रीअरेंजमेंट हो गया, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो रेट बढ़ जाएगा, रेट में कोई चेंज होगा। स्टेबिलिटी होने पे, रीअरेंजमेंट होने पे, एक्सपेंशन होने पे, कॉन्ट्रैक्शन होने पे, रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बात आप समझ लो। रीअरेंजमेंट होगा जरूर, लेकिन रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जरा ये। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे। तो हम लोगों ने यूज किया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब बेटा H+ आयन, और प्रोटिक का मतलब H+ आयन, और यहाँ पे पोलरिटी मिलेगी, मतलब बच्चों डाइपोल, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और H+ आयन आपका यहाँ से ले लो। अब क्वेश्चन है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग SN1 में यूज क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे रीजन है? तो रीजन देखो बच्चों बहुत ही ईजी है कि जब पहली स्टेप में हम लोगों ने जब RX यूज किया था, तो RX में जो R और कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स की कितनी होती है? 81 या 80 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के लिए वही आपका सॉल्वेंट जिसकी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू आपकी 80 या जो 81 है, उतनी तेजी के रेट से ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब ये है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद यहां से X- रिलीज होगा, और उस X- के आसपास क्या होगा, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है डाइपोल की फेज में इसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स इस X- के आसपास इकट्ठा होगा, तो X- चला जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, तो वापस से कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये दो रोल समझ में आ गई आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के, ठीक है। पहला तो बच्चों यहां से ये कि आपका जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक कराएगा। दूसरा, कितना तेजी से ब्रेक कराएगा वो डिपेंड करेगा इसकी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर। क्लियर? सभी क्लियर हो रहा है? और अब बाकी जो X- बनेगा, उस X- के आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से X- की मोबिलिटी कम हो जाएगी और वो इजिली मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से वापस कोई भी अटैक नहीं करने वाला, ठीक है। टोटल आपकी 3 स्टेप। अब बात करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में बच्चों बात की पिन पॉइंट कर रहा हूं SN1 के साथ। नेक्स्ट बच्चों बात करूंगा मैं एक्सोथर्मिक। क्या रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है? बिल्कुल। SN1 की बात करते हैं तो कार्बन और क्लोरीन, ये वाला बॉन्ड बच्चों क्या होता है? ब्रेक होता है, ठीक है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, और यहाँ से जो रिएक्शन है वो हीट आपकी यहाँ से रिलीज, मतलब डेल्टा H आपका जो होता है वो नेगेटिव में होता है, लेस देन 0 होता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो मुझे टेम्परेचर लो चाहिए कि हाई चाहिए? बताओ। हम लोग SN1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला था SN1 लो टेम्परेचर चाहिए। लो का मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, मतलब चाहिए नहीं एक तरीके से ऐसा। और रिएक्शन हमारे एक्सोथर्मिक होता है पूरी तरीके से, जहां पे हम बोल सकते हैं कि डेल्टा H हमारा नेगेटिव है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर को देता हूं, तो बताओ मुझे यहाँ पे प्रोसेस हमारा कैसा होगा? हाँ, किधर मूव करना चाहिए? तो होता क्या है बच्चों, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे A+B देन फॉर्मेशन ऑफ C+ हीट, मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे हीट बढ़ा दूंगा, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो हीट इधर लिखी हुई ना, ये से एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको जो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करूंगा तो मतलब यहाँ से बाहर निकल के आएगा, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। मुझे यही चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी क्या होनी चाहिए? मूव करनी चाहिए। आपको बात समझ में आ गई? तो लो टेम्परेचर बिल्कुल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैं लिख देता हूँ लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। बहुत बार तो ऐसे में टेम्परेचर आपका दिया भी नहीं जाता है, और आंसर यहाँ से आपका फॉर्म हो जाता है। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री है आपकी SN1 की। तो SN1 रिएक्शन की हमारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो किस तरीके से आपकी डिफाइन की जाएगी? मतलब यहाँ पे आइसोमेरिक सेंसर आपका सेक्शन आने वाला है।
हुआ क्या बच्चों, जब कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा तो कार्बोकैटाइन की बच्चों बात करें तो आपको पता है वहां पे 3 तो बॉन्ड ये मिलेंगे और एक होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पता है कि ये पूरा का पूरा बच्चों आपके 1 2 3 3 3 का मतलब हो गया आपका कैसा ही है, मुझे बताओ 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट, प्लेनर हो जाएगा ना भाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये सारे के सारे आपके एक ही प्लेन में आपको दिखाई देंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके साथ बच्चों अटैक किसका होगा, उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और जब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक होगा तो मुझे बताइए जरा, न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो अटैक होने के बाद अगर यहाँ पे आपके चारों पार्ट ये डिफरेंट हुए, R1 R2 R3, सपोज मैंने ऐसे मान लिए ये तीनों पार्ट डिफरेंट हुए, एक सामने से न्यूक्लियोफाइल आया उसने इस पे अटैक किया, तो अटैक करने के बाद बीच वाला कार्बन है बेटा वो हो जाएगा कायरल सेंटर, कैसा हो जाएगा, कायरल सेंटर कार्बन हो जाएगा। और जब कायरल सेंटर कार्बन हो जाएगा तो यहां से क्वेश्चन आप समझना, यहां से जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस किस तरीके से अटैक कर सकता है, उस कार्बन पॉजिटिव के चार्ज जो कार्बोकैटायन उसके ऊपर किस तरीके से अटैक कर सकता है। तो देखो बच्चों दो तरफ से अटैक कर सकता है, कैसे, या तो इधर से ऊपर से अटैक कर जाए या फिर अटैक इधर से कर जाए, बात समझ में आ रही है, या आपका इधर से फर्स्ट अटैक या फिर आपका इधर से, ये दो तरीके से अटैक कर सकता है। समझ में आ रहा है कि यार, सभी को बताइए जरा। जब ये ऊपर की तरफ से अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका ये जो कंपाउंड जैसा दे रखा है वैसा ही आपको दिखाई देगा, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और यहाँ पे जाके न्यूक्लियोफाइल आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन का मतलब जैसा है वैसा ही मिलेगा, जैसा है वैसा ही मिलेगा, ये रिटेंशन। और सेकेंड, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड, जब बेटा इसने नीचे की तरफ से अटैक किया तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा, यहां से आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका R1, ये आपका R2, यहां से आपका R3 और न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ, ठीक है। तो ये आपका जो मिलेगा प्रोड्यूस को बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो SN1 के अंदर मिलते हैं दो प्रोडक्ट, एक बनता है आपका रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब है जो जैसा है वैसा ही है, कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला। इन्वर्जन में आपका चेंज मतलब ये रिवर्स होता है, तो यहाँ पे ये दो बनते हैं प्रोडक्ट SN1 के अंदर, एक बनता है आपका इन्वर्जन, एक बनता है आपका यहाँ पे रिटेंशन। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर बेटा रिटेंशन फॉर्म अगर R होगी तो इन्वर्जन वाली फॉर्म आपकी S होगी, डेफिनेटली चेक कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपकी रिटेंशन फॉर्म S हुई तो ये वाली फॉर्म आपकी R होगी। तो आप RS कन्फिगरेशन से भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर रिटेंशन फॉर्म आपकी R होती है तो नीचे वाली फॉर्म S होगी, अगर S नीचे होता है तो ऊपर R होगा, इस तरीके से। तो ROS या DOL जो कंपोजिशन मिल रही है दो का 50-50% तो नहीं होता है, ये बात समझने वाली बात है, इसमें आपका एक फॉर्म ज्यादा होता है दूसरा फॉर्म कम होता है, मैं बताऊंगा। लेकिन जब यहाँ पे ROS मिल रहा है, DOL मिल रहा है, दोनों डिफरेंट है, अपोजिट है, तो बेटा इसको बोल सकते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो हम फाइनली बोलते हैं कि रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों का जो कंपोजिशन है, दोनों का जो मिक्सअप है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। यहाँ से रेसमिक मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? SN1 के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक बच्चे तो ऊपर से कर सकता है फिर नीचे से, तो ऊपर की साइड से करेगा तो एक बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट, दूसरा बनेगा आपका क्या, दूसरा बनेगा आपका इन्वर्जन। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों को मिलाते हैं हम लोग बोलते हैं बेटा रेसमिक मिक्सचर, बिकॉज अगर ऊपर वाला R होगा तो नीचे वाला S, अगर नीचे वाला R होगा तो ऊपर वाला S होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मैं भी प्रूव करके दूंगा इसे, अभी इसके मैं पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन है कि इन्वर्जन और रिटेंशन का दोनों 50-50% होते हैं, तो मैथमेटिकली बच्चों ऐसा नहीं होता है, मैथमेटिकली ये नहीं होता है। होता क्या है कि जो इन्वर्जन वाली फॉर्म है ये बच्चों ग्रेटर देन 50% होती है, और जो रिटेंशन वाली फॉर्म है ये आपकी लेस देन 50% होती है, ठीक है। तो इन्वर्जन वाला आपका ऐसा बोला जाता है कि इन्वर्जन का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें सीन कुछ ऐसा होता है, उसमें अटैकिंग नेचर जो होता है ना, अटैकिंग नेचर के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो इन्वर्जन में जब न्यूक्लियोफाइल, जब ये आपका मेन कार्बोकैटाइंस में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, तो ऐसा बोला जाता है सेकंड अटैक जो कराया हमें नीचे वाला अटैक, कि इन्वर्जन में जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो इजी होता है, उसे स्पेस ज्यादा मिलता है। और जब ऊपर बात कर रहे हैं टेंशन वाला फॉर्म, तो टेंशन वाले फॉर्म में थोड़ा तकलीफ होती है, उससे थोड़ा स्लो आपके रेट से अटैक करता है, जिसकी वजह से रिटेंशन फॉर्म आपकी 50% होती है और ये आपकी 50% से अधिक होती है। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन दोनों को हम लोग जो मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। समझ में आ गया यहां तक सभी को? यहां तक क्लियर होगा सभी को? क्या मैं इनको एनेंटियोमर्स बोल सकता हूं? R+S दोनों कंपोजिशन है ना, क्या मैं इसको एनेंटियोमर्स बोल सकता हूं? डायस्टेरियोमर्स बोलूंगा? अरे जो बना है रिटेंशन वाला फॉर्म, इन्वर्जन वाला फॉर्म, इसको बिल्कुल ध्यान रखो, यहाँ पे इसको एनेंटियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स।
इनेंचुमस पेयर्स बोल सकते हैं, रेशियो मिक्सचर होगा, एक रिटेंशन, एक आपका इन्वर्जन। समझ में आ गया सभी को? ओके। अब बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ SN1। SN1 को अफेक्ट करने वाले हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर बच्चों सबसे फर्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें मैं बच्चों बात कर रहा हूं पहले यहां पे 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद लिया मैंने यहां पे 2nd डिग्री एल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट इज CH3, यहां पे लिया मैंने X, और सबसे लास्ट में लेते हैं CH3X। सबसे अधिक रेट किसका होगा? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? हम डिसाइड करेंगे अपनी स्टेबिलिटी के साथ। तो ऑब्वियसली है 3rd डिग्री का सबसे अधिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। ये आपका यहाँ से 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये आपका 2nd डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, बाकी आपका CH3X। तो नेचर ऑफ जो एल्काइल हैलाइड है उसके बेस पर अगर बात करें तो 3rd डिग्री का जो रिएक्टिविटी रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 के साथ बात कर रहे हैं, तो इसका रेट बच्चों फास्ट होगा, देन इसका होगा, देन ये सबसे लास्ट में आपका ये। बिकॉज 3rd डिग्री कार्बोटाइंस की बात करते हैं तो वहां पे इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है बच्चों? मैक्सिमम, तो अटैक भी आपका हो जाएगा मैक्सिमम। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आपको दिख रही है, तो ज्यादा तेजी से वहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये हमारा आंसर बनाएगा मेजर प्रोडक्ट SN1 के अंदर। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, नाउ दिस इज क्लोरीन, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे और दिया, ये फर्स्ट कंपाउंड है, एक सेकंड कंपाउंड है, बताना इन दोनों में से रेट किसका अधिक होगा? CH एंड Cl, नाउ दिस इज CH3। इन दोनों में से आपका SN1 के साथ बात कर रहा हूं, तो रेट किसका अधिक होगा? बताओ बच्चों। जब यहाँ से Cl बाहर नहीं आएगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव ये आएगा, ये पॉजिटिव बच्चों करेगा इसके साथ रेजोनेंस, करेगा ना रेजोनेंस, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, मतलब ये कौन सा है आपका? एलाइल हैलाइड, ठीक है। दिस इज एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड के अंदर बच्चों ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उसका रेट आपका फास्ट होगा, ठीक है। और नीचे आपको सिंपल सा 3rd डिग्री दिख रहा है कार्बोकेटाइन, नो डाउट 2nd डिग्री दिख रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक होगी आपकी, लेकिन बात समझने वाली है कि ऊपर आपको रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिली है, जिसकी वजह से उसका रेट क्या होगा? आपका फास्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ एल्काइल में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट कंपाउंड है आपका यहाँ से, नाउ दिस इज CH2Cl। सेकेंड कंपाउंड आपको दे रखा है यहाँ पे CH3 कार्बन, CH3 एंड आपका यहाँ से CH3, और यहाँ पे जोड़ लेते हैं तरफ हम लोग क्लोरीन, ठीक है, लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट ही कंपाउंड आपको दे रखा है यहाँ से बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ बच्चों यहाँ से अटैच है कार्बन, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और बाकी आपका CH3। क्वेश्चन है SN1 का रेट कहाँ पे फास्ट होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, और CH2 के साथ यहाँ पे अटैच है Cl। पता नहीं सबसे अधिक रिएक्टिविटी रेट आपका किसका होगा? आपके सामने गिवन कंपाउंड है A, B, C एंड D। तो क्या करें बच्चों, यहाँ से निकालो Cl, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से Cl निकालोगे तो पॉजिटिव यहाँ पे, ये Cl निकालोगे पॉजिटिव यहाँ पे, ये Cl निकालोगे पॉजिटिव यहाँ, ठीक है। दो जगह रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस और यहाँ भी रेजोनेंस और यहाँ भी रेजोनेंस है, ठीक है। हाँ, अब आपको बताना है कि हमारा आंसर रिएक्टिविटी आपका सबसे अधिक कहाँ पे कौन सा होना चाहिए, बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, यहाँ पे एक बहुत अच्छा आंसर किया है कि बी का सबसे अधिक नहीं, नहीं नहीं नहीं, ए के बाद बी। देखो यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा है, अब ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव नीचे रेजोनेंस भी करेगा, इधर से हाइपर कंजुगेशन भी करेगा CH3 के साथ, करेगा ना। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? बी, सी सबसे अधिक हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर इनमें से कौन सा आना चाहिए? फिर या तो ए आएगा या डी, ए और डी में से कोई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मतलब सीधा बेंजीन पे CH2+ मिल गया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ये वाला सेक्शन, ये वाला बता रहा हूं मैं। यहाँ पे CH3 नहीं है, कोई आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस का जो आपका
जो रिएक्टिविटी रेट होता है SN1 के साथ वो आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्सरी और आपका एलाइलिक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब ए के बाद आपका आपका यहाँ पे सी, तो सी के बाद कौन सा आना चाहिए, 1 सेकेंड, ए आना चाहिए, 1 सेकेंड। ए आपका यहाँ पे है बेंजाइलिक, और यहां से आपका देखो इसके बाद एक सेकंड इसके बाद ना बी आना चाहिए। एक्चुअली बी क्यों आना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल फैक्ट है कि यहाँ पे, हाँ ये जो आपका बी है, बी जो है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी, हाँ बिल्कुल, तो इसका हाँ यहाँ से जो बी वाला है, सी के बाद आपका बी आना चाहिए, बी के बाद आपका फिर ए आना चाहिए, ए के बाद आपका डी आना चाहिए, ये बनेगा आपके SN1 का ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर है। इसमें सी सबसे पहले आएगा, फिर आपका बी आएगा। यस, थर्ड डिग्री जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू बी और एज कंपेयर टू डी। डी क्या है, आपका एलाइलिक वाला पार्ट है, ये आपका एलाइलिक वाला, ध्यान रखना पड़ेगा, एलाइलिक, और यहाँ से आपका ये बेंजाइलिक। और यहाँ पे दो फैक्टर थे एक्चुअली, यहाँ पे रेजोनेंस भी था प्लस आपका यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी था, इसलिए हाँ बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की कंपैरिजन में थर्ड डिग्री कार्बोकैटायंस आपका मोर SN1 को डिफाइन करता है, SN1 को मोर डिफाइन करता है, इसलिए आपका जो यहाँ पे SN1 का जो रिएक्टिविटी रेट होगा वो C होगा, देन उसके बाद आपका यहाँ से B होगा, देन आपका A होगा, देन आपका D होगा, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, मैं पूछ रहा हूं आपसे, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया सबसे अधिक किसका फास्ट होगा, ये आपको बताना है। यहाँ दिया है मैंने ब्रोमीन, यहाँ डबल बॉन्ड, यस, बी मैंने कंपाउंड दिया है कुछ इस तरीके से, यहाँ लगा लिया मैंने ब्रोमीन, या सी लिया है मैंने कुछ इस तरीके से ब्रोमीन, नाउ दिस इज मिथाइल सेक्शन। बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके एल्काइल हाइड दे रखे हैं, तो सबसे फास्ट किसका होगा, क्या आंसर बनना चाहिए? क्या आंसर होगा यहाँ पे? अरे देखो यहाँ से बी आर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये बी आर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये बी आर जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा। अब चेक करो ऊपर वाला क्या दिख रहा है, एलाइल दिख रहा है ना, ये कैसा है, थर्ड डिग्री, हाँ ये कैसा बनेगा, सेकेंड डिग्री। एक सेकेंड वो गड़बड़ हो गया, वो थर्ड डिग्री होगा, ये सेकेंड डिग्री होगा, एक सेकेंड। यहाँ से ये आपका थर्ड डिग्री और ये आपका सेकेंड डिग्री, परफेक्ट, ओके। नीचे कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, सेकेंड डिग्री। तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि थर्ड डिग्री अधिक, देन कौन सा आएगा, एलाइल, एलाइल के बाद कौन सा आएगा, सेकेंड डिग्री। तो आंसर आपको यहां से बन जाएगा। बताओ सबसे पहले कौन आ जाए, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री मतलब बी सबसे पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, एलाइल वाला, मतलब आपका ए हो जाएगा, ए मतलब ये, इसको ए मान लो, वन मान लो, जो भी है, और सबसे लास्ट में आ जाएगा डी, ये आपका ऑर्डर। तो थर्ड डिग्री और एलाइल और जो बेंजाइल वाले सेक्शन है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सभी को बात समझ में आ रही है? यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे CH3 है, कार्बन है, CH3 CH3 एंड ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड इज बी, CH3 एंड CH, CH3 एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है CH3 CH3 एंड CH2Br। बताओ हाइड्रोलिसिस का रेट कहाँ फास्ट होगा, SN1 बोलो या एल्काइल हाइड के साथ ले लो, है ना, एल्काइल का हाइड्रोलिसिस का रेट कहाँ फास्ट होगा, SN1 के बेस पे हम बात करें, बताओ क्या आंसर होना चाहिए? यस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो वीक न्यूक्लियोफाइल ही है, वाटर मॉलिक्यूल्स तो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल ही है ना, तो SN1 ही होगा,
अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है KOH वगैरह तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैं बताऊंगा उनको भी कैटेगराइज करूंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से, बी कौन से हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अभी बी की है, तो ABC आंसर किया है दीप्ति ने, ABC बिल्कुल से आंसर है ए। देखो आप देख लो यहाँ से क्या बनने वाला है बेटा, ये आपका बनेगा 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, ये Br, यहाँ से Br, यहाँ से Br, ये क्या बनेगा आपका 2nd डिग्री बनेगा, ये क्या बनेगा 1 डिग्री बनेगा, बनेगा ना। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ से आप क्या करोगे सर मैं तो शिफ्टिंग करने के बाद आंसर करना चाहूंगा, नहीं नहीं नहीं, वही मैंने आपको अभी पहले भी बोला है, शिफ्टिंग करने के बाद आंसर नहीं बताना है, जो बना कार्बोकेटाइन वहीं से आंसर बनता है इसका, ये बात आप जानते हैं। रीअरेंजमेंट होता है लेकिन रीअरेंजमेंट कौन सा होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, H- की शिफ्टिंग होगी, ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ आएगा वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, H- यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, वो ठीक है। लेकिन आंसर आपको वैसे बनाना है जैसे पॉजिटिव चार्ज जहां पे आपको मिला था उसी के सीक्वेंस पे, बिल्कुल। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, A, देन B, देन आपका C, ये बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो कल हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के साथ। अभी SN1 ही चल रहा है तो कल भी SN1 ही चलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर SN2 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू।